नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक भाग को, जो कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। इसका अंक एक आज हम देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन। चैनल पे नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये यूजीसी नेट में संकलित है संकलित है इकाई 8 में नाटक भाग में लगा हुआ है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। अंक एक देखते हैं। इसके पात्र देख लेते हैं पहले। अंक एक जो पात्र है मोहन राकेश के, अंबिका जो है ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री है। कालिदास कवि है। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री है। और कालिदास जो है कवि हैं। दंतुल्य जो है, देखते हैं। दंतुल्य राजपुरुष है। मातुल्य जो है कवि मातुल्य है। निक्षेप्य ग्राम पुरुष है। विलोम जो है ग्राम पुरुष है। रांगड़ी जो है नागरी है। संगनी जो है नागरी है। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिका अधिकारी है। प्रियांगु मंजूरी जो है राजकन्या कवि पत्नी है। तो चलते हैं अंक एक को देखते हैं। अंक एक की तरफ मोहन राकेश का अंक एक है ये, जो कि आषाढ़ का एक दिन नाटक है। इसमें देखते हैं क्या है। अंक एक में कहा गया है, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अंत अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। कह रहा है दीवारें जो है लकड़ी की हैं और निचला भाग जो है वो चिकनी मिट्टी से पोता गया है, मतलब पोती गई है। बीच बीच में गेरू के स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए हैं। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे बनते हैं। स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए हैं। सामने के द्वार अंधेरी ड्यूटी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं। कह रहा है जो ड्यूटी में खुलता है उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर के द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है। बाईं ओर का द्वार जो है दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है। द्वार खुल द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। कह रहे हैं कि द्वार खुले होने पर बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी के कमल और एवं शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौदती दिखाई देती है। बड़ा सा दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बिजली कौदती मतलब बिजली चमकती है, तो वहां से दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर तीन चार बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। कह रहे हैं बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिया गया है। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। इसमें कह रहे हैं झरोखे से सटा एक आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट दो चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है।
देखते हैं। सामने का द्वार खुला, इसमें कह रहे हैं सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं मल्लिका क्या कहती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। मल्लिका कह रही है अंबिका से कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर तक की उपाध्यायें भीग गई। और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर अंबिका उस पर सर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। किसके कंधे पर सिर रखती है? अपनी माँ अंबिका के कंधे पर सिर रख देती है। देखते हैं। गई थी कि दक्षिण में उमड़ कर आती हूँ, बिल्कुल पंक्तियों को देखूंगी। तो कह रहे हैं गई थी, दक्षिण से उमड़ कर आती, बिल्कुल पंक्तियों को देखूंगी। और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी उसको केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। देखते हैं आगे। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, मतलब कि जड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। मल्लिका कहती है कि सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह अगर खड़ी रही तो जड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? तो अंबिका जो उसकी माँ है उसे आक्रोश गुस्से की तरह देखती है। अंबिका कहती है सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। अंदर जो है तल्प पर रखे गए हैं। मल्लिका कहती है तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को अंदर को चल देती है। मल्लिका कहती है तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी। परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। अंबिका कह रही मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। मल्लिका कह रही है मुझे भीगने का जो है तनिक खेद नहीं, मतलब दुख नहीं है। भीग भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। आगे देखते हैं। चारों ओर दुआरे में घिर आए थे। जो इसमें कह रहे हैं चारों ओर दुआरे में घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंकुश भी हवा से उड़ा दिया, फिर बूंद पड़ने लगी। अंबिका अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। मल्लिका कह रही कि वस्त्र बदल के फिर आके माँ तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नए धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की वह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं जानती थी उसे उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा जो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। पानी कितना कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है।
कु, कुवल, इसमें कह रही है कुवल दल नीलेरु अन्य अन्य तस्तुस्त यन यन अमर, गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यही रहने दूं। मृदु पवन विधुताव मृंद मंद चले ध्रि अपहरति मित चेतस्त यादव सेन्द्रश्च पथिक जन वाधुनम तद योगा कुलायानाम, बाहर आ जाती है। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाती है। देखते हैं। माँ, आज की वेछड़ आज की वेछड़ मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसा वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मसाल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह कह रही तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्योंकि किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहा है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? इसमें कह रही क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। अंबिका कह रही देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। देखते हैं। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान पर फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मल्लिका कह रही मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बातें करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका कहती है मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। अम्मा, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ तुम्हारे यहाँ रह कह रही कि मैं घर में दुकेली कब होती हूँ तुम्हारे यहाँ रहते, मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। देखते हैं। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कह रहे कि मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? मल्लिका कह रही है कि मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका कहती है दूध औटा दिया है, औटा को गर्म कर दिया है, औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी मल्लिका मल्लिका कहती है, यहाँ देखिए मल्लिका कहती है नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसाती बूंदे की पुलकत का अनुभव हो रहा है। रोम भी रोम भी तक सीज रहे हैं। तब नहीं तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसकी और उसे पीछे से हटकर पास की चौकी पर बैठा देती है।
मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। इसमें कह रही कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध, माँ, मुझे नहीं बताओ। कह रही तुम्हें मेरी सौगंध, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका मल्लिका कह रही है, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों में पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। इसमें कह रहे अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर ले जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है कहाँ से? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। अग्निमित्र को जहां भेजा था वो आज लौट आया है, जहां अंबिका उसे भेजी थी। मल्लिका, तुमने कहाँ भेजा था? ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था, अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। जिसमें कह रही है तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप कर रही हूँ। देखते हैं। अंबिका धान को मुट्ठी में ले मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ कहने कहने क्या? मल्लिका का मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। अंबिका, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। तुम मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। अंबिका कह रही है कि आज जो तुम्हारा जीवन है उस पे वो तुम्हारी संपत्ति है, उस पर तुम्हारा अधिकार, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसे उसके कंधे पर हाथ रख देती है। देखते हैं मल्लिका क्या कह रही है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहों घुटनों पर रखकर उस पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ
माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने इसमें कह रही है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों में बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना का वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल, अनश्वर है। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, देखते हैं अंबिका क्या कहती है। अंबिका कहती है, तुम जिस भावना तुम जिसे भावना कहती हो, वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना से भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ कि भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन। हाँ। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। देखते हैं मल्लिका क्या कहती है अब। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो कुछ ही तो सब कुछ है, नहीं है माँ? उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ, कि ग्राम के अनेक व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और तृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। अभी किसके बारे में बात चल रही है, अभी देखते हैं। ये बात चल रही है कालिदास जी के बारे में। क्षण भर दोनों की आंखें मिल क्षण भर दोनों की आंखें मिलती रहती हैं। मैं उसे घृणा करती हूँ मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश और विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। इसमें कह रही हैं, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्यूटी की ओर से कालिदास को शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्यूटी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हेड़ा शावक, जो कि हिरण का बच्चा है, को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हेड़ा शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हेड़ा शावक। कालिदास कह रहे हैं, हम जिएंगे हेड़ा शावक, जिएंगे ना। एक बार की आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस, आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंग पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना? चलते हैं। मल्लिका मल्लिका को देखकर सहे सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हेड़ा शवक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कोई नई आकृति देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। इसमें कह रहा है, राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हेड़ा सेवक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है।
हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़े दूध पी इसमें कह रहा है, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन भाजन में पात्र होता है, भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। चल देखते हैं। अभी अभी दो तीन राज्य कर्मचारी को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट का मतलब घटना। घटना वर्षा के रोमांस के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हेड़ा सेवक को बाहों में झुलाने लगता है। देखते हैं कालिदास क्या कहता है। हम पहले से सुखी इसमें कह रहा है, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसकी रुई जैसे कोमल शरीर पर उसके बाल छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भारता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध के लिए पास आ जाती है। इसमें देखते हैं मल्लिका, सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। इसमें कह रहे हैं मल्लिका कि माँ को अनुमान हो गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ थी। किसके? कालिदास के। नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हेड़ा सेवक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन मतलब पात्र को उसके और निकट कर देता है। देखते हैं। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसे हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल देवठी से, राजपुरुष जो है दंतुल्य, वो देवठी से आकर आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण का मुंह दूध में मिला देता है। ऐसा ऐसा दंतुल्य बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल्य जो है राजपुरुष, वो उसके निकट आता है। देखते हैं। दंतुल्य, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। जिसमें कह रहा दंतुल्य कह रहा है कि दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखती हैं। मल्लिका हिडर शावक को लिए थोड़े पीछे हट जाती हैं। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। देखते हैं कालिदास अब क्या कह रहा है। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक परिचय घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर।
देखते हैं दंतुल्य क्या कहता है। कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाढ़ से आहत हृदय को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं का चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल्य व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। देखते हैं दंतुल्य, मैं तुम्हारी दृष्टि प्रशंसा करता हूँ। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल्य, तो क्या मेरे ललाट की रेखाएं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। दंतुल्य, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हेड़ा शावक जिसे बाहों में लिए हो मेरे बाढ़ से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा देंगी। कालिदास, इस प्रदेश में हेड़ों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दंतुल्य दंतुल्य कह रहा है, तो राजपुरुष की अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल्य, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हेड़ा सबक मुझे दे दो। कालिदास, देखते हैं, यह हेड़ा सबक इस पावर्त भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पावर्त भूमि के निवासी हम इसके सजाती हो। इसमें कह रहा है पावर्त भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर में के तल्प और आस्तरण हीरा शावक के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ। इसमें कह रहा मल्लिका कह रही है, तुम देख रही हो माँ। अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर ऋषावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। देखते हैं दंतुल्य और राजपुरुष दंतुल्य तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, दंतुल्य कह रहा है कि मैं राजपुरुष जो तुम्हें ले जाते देखता रहूंगा। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्यूटी में चला जाता है। दंतुल्य, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः दंतुल संभवतः तलवार की मूठ पर रख हाथ तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हेड़ा शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हें शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। देखते हैं दंतुल्य। कालिदास, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैंने जिस हर शावक के लिए तर्क कर रहा था वह कवि कालिदास है। मल्लिका, हाँ हाँ,
परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल्य, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार, जो कि कालिदास की रचना है, के लिए कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल्य, सम्राट ने दंतुल्य कहता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि की आसन देना चाहता है। आचार्य व रुच इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल्य दंतुल्य कह रहा है, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें से दूध शेष है उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे से पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे स्थिर हुआ जैसे वह अंदर ही बहुत कुछ जैसे ही वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओठ मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्कर मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहे थे? कह रहा था इसमें कह रहे हैं राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी का अस्तित्व नहीं होना है। इसमें कह रही है कि आशा करती हूँ किसी का अस्तित्व नहीं होना है। मल्लिका, अस्तित्व मैं चाहती हूँ, आज इस घर के साथ आज इस घर में सारे संसार का अस्तित्व कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं मां? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो, फिर और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो। मैं तुम्हार तो मैं तुम्हारे लिए आश्रय बिछा दूं। मैं ज, मैं जैसी निष्ठुर हूं, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसके पहले अंक को आज हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखते हैं अंबिका क्या कह रही है। अब फिर अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोद में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोक लेती है, रहती है। मल्लिका, नहीं उठो, नहीं उठो, नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राज्य कवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोद से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे जिसे उसके निकट के लोग ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछन और प्रताड़ना ही मिला है। जिसमें कह रही है कि अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ
मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। जड़ हो चुकी है मल्लिका। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्योंकि क्यों तुम उनके संबंध को उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? देखते हैं अंबिका। अंबिका क्या कह रही है अब? मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, मैं तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही देखती हूँ। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहां अवश्य ही दोष देखती है। मल्लिका, उसने तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? उनमें, इसे कह रही है कि उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्म सीमित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी की मोह नहीं है। इसमें कह रही है कि वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में उसे किसी की मोह नहीं है। मल्लिका क्या कहती है? इसलिए कि वे मातुल्य की गवें नहाकर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल्य से और उनकी गौओं से प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर बैठा आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका अंबिका कह रही है, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसके कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैर से के पास बैठ जाती है। अंबिका के पैर पास। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्या तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल्य के घर में उसकी क्या दशा रही है। उस साधनाहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अंबिका, और अब जब उसके जीवन साधनाहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेंगे? मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका अंबिका देखते हैं अंबिका क्या कह रही है। अंबिका कहती है, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, उसका आश्रय से, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति हो नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना का प्रश्न का समाधान कर देगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो, यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है। आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल्य के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल्य, अंबिका अंबिका, घर में कोई घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्यूटी की ओर देखती हैं। मातुल्य अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल्य, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरे इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। इसमें कह रहा है कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। मल्लिका, क्या हुआ आर्य मातुल्य? मातुल्य, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु
उन्हें तो सुना, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल्य, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल्य, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु मल्लिका कह रही, किंतु मातुल्य, 2 रथ, रथवाह और 4 अश्वरोही उसके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता अंबिका कि हमारे प्रति पितामह के एक दैहिक का पुत्र गुप्त राज्य की ओर शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागनीय की बात कर रहे थे। देखते हैं मातुल्य क्या कहता है। मातुल्य, उसी की बात कर रहा हूं। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वंशातंस उसे वंशातंस कहते हैं। मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। होने मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। देखते हैं उत्तेजना उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मित खड़ी रहती है। देखते हैं मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल्य, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। समझना नहीं, सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है। आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उसके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। देखते हैं कुछ सोच अंबिका कहे कुछ सोचती सी अपने अंकुश को उंगलियों से मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुमसे विवश दिखलाती हूँ। विवास इसमें कह रही है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। अंबिका कह रही है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल्य उसी तरह टहलता रहता है। मातुल्य, अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिषिक्त करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनीय लोक नीति में निष्णांत है। मातुल्य सहसा रुक जाता है। मातुल्य, यह लोक नीति है। मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो या अपने मन, बदल बदल भी सकता है, और बदल गया तो बदल गया, फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति ने इसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर आ जाता है। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल्य, आप अभी यहाँ हैं। आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल्य, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप करा, परंतु यह भी तो कहा था आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत हमको सूचना दे दूं। मातुल्य, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ गया। वह नहीं आया। ये कह रहा है कि यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल्य, किंतु क्या। मातुल्य, मूर्ख है। बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो। निक्षेप, नहीं मातुल्य। देखते हैं मातुल्य, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चित ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा। निक्षेप, उन्होंने कहा कि वे अपने साथ
इस सारे ग्राम प्रदेश को घुमान वे आपके साथ इस सारे प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल्य के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। इस प्रदेश में कालिदास की कविता का जन्म दिया। वगैरह जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता का जन्म दिया, मातुल्य के मुख की रेखाएं विस्तृतता की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल्य कालिदास की कविता फिर टहलने लगता है। ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई दी। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सम्मान लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हृदय शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। इसमें देखते हैं, सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मातुल्य अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। अंबिका, जिसमें कह रहा है मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल्य फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल्य उसे रोक देता है। मातुल्य, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल्य कोने में जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं उसके विरह की घुली उसके विरह में घुली जा रही हों, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे जाऊं या सब अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे चला आया है। निक्षेप, किंतु मातुल्य, मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल्य, और मैंने समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर, इसमें कह रहा बाहर की ओर चल देता है। मातुल्य, मेरा कर्तव्य है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। निक्षेप, मातुल्य का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। इसमें कह रहा मातुल्य का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ। निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, अपने उन्हें देखा है। निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल्य से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल्य इस समय वहां जाएं। मल्लिका, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि कालिदास। निक्षेप, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं। इसलिए मैं मातुल्य को इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल्य को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही
जाते हैं, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते। कालिदास हठ कर रहे हैं जब तक उज्जैनी में आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका विच कैसी विक्षढ़ता है। निक्षेप विक्षढ़ता। अंबिका विक्षढ़ता ही तो है। निक्षेप इसमें विक्षढ़ता क्या है अंबिका। अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीनता। जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यार अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इसमें कह कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विक्षरता नहीं है। देखते हैं निक्षेप। कालिदास नाटक नहीं कर रहे। अंबिका मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान के मोह नहीं, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपना स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका मैं नहीं चाहती हूँ। एक थाली लोग कुंभ एक थाली ले लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप मातुल्य का या किसी का भी आग्रह उसका उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मातुल्य का आप इसमें करें मातुल्य का अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका हमारे घर में किसी को इसमें कह रही अंबिका कह रही हमारे घर में किसी को उसके हट छुड़ाने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उस दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप कालिदास की भावुकता में भूल रहे इसमें फिर कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे कि इस अवसर का तिरस्कार करके वह बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता का एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्त प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका इसमें कह रही तो अंबिका तो उसमें बाधा क्या है। निक्षेप मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखाएं हैं। मल्लिका मैं जानती हूँ कि वह रेखाएं कहाँ हैं। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं निक्षेप फिर क्या कहते हैं। निक्षेप उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज जीवन भर वही करेंगे। एक स्थानीय कवि जो आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। देखते हैं मल्लिका कह रही है इन नहीं उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा मंदिर चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका माँ अंबिका मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं हूं अंबिका। मल्लिका यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है। जो पराजय
की भावना में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुक जाता है। निक्षेप क्षमा चाहता हूँ अंबिका मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे कर टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावल के मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ में रूधा सा स्वर निकलता है। अंबिका भावना ओह आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्यूटी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठकर देख क्षण भर रुक जाता है, फिर पास चला जाता है। विलोम देखते हैं। गिरे हुए मेघ में आज अंधकार कर दिया अंबिका, या तुम्हें इस समय ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुंह की रेखाएं गहरी और आंखों धसी सी दिखाई देती हैं। आचार्य आश्चर्य आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका विलोम तुम यहाँ क्यों आए। विलोम बाईं ओर से दीपक के निकट चला जाता है। विलोम दीपक जला दूं। अग्निकाष्ठ को छूकर दीपक अग्निकाष्ठ को अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम मल्लिका को सह नहीं दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में बहुत कुछ नहीं जानती। दीवार के दीवार में बने आधार दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वहां वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता, कालिदास क्यों नहीं चाहता। क्योंकि मेरी आंख में उसे अपने हृदय का सत्य झांकना दिखाई देता है। उसे झल उलझना होती है उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहती अंबिका। तुम्हारे जीवन की पीड़ा का इतिहास है। इसमें कह रहे हैं तुम्हारे जीवन की पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका मैं नहीं जानती। विलोम जैसी उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। झरोखे के पास विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम राज की ओर से उसे सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह होना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा होगा। अंबिका मैं इस संबंध में कुछ नहीं सोचना चाहती। विलोम तुम मल्लिका की माँ इस विषय में नहीं चाहती, आश्चर्य है। अंबिका मैं तुमसे कह इसमें कह रहे अंबिका मैंने तुमसे कहा विलोम तुम चले जाओ। विलोम कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका जिसका नाम उसके कारण सारे प्रशांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका। अंबिका ना कहकर अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्यों इसी दिन के लिए सही है।
दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाइयों को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया और मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जब कि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो। विलोम, इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बात तुम्हें नहीं, उससे कहना के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। देवठी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। देवठी से कालिदास और मल्लिका कालिदास। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विलोम, विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और तृष्णा की भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूं कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति में संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम विलोम कहता है, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ हाँ, हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता? कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चली जाओगे? कालिदास, मैं नहीं इसमें कह रहे कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। कल आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल ना जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। आगे देखते हैं। वहां वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। रंग सलाएं हैं, मदिरालय और तरह तरह की विलोम भूमियां। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखना प्रसन्न नहीं हो देखकर प्रसन्न नहीं हो। परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कोई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रशंसा का विषय है कालिदास की। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वार्थ में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा हो। आगे देखते हैं। क्षण भर कालिदास की आंखें में देखता रहता है। विलोम, क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है।
इसमें कह रहा है अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक बात व्यवधान तुम्हें हम तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास वर्षा का व्यवधान भी विपरीत, इसमें कह रहा है वर्षा का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रश्न सुन मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी वही कालिदास हो ना। विलोम कह रहा है कि मैं तुम जानना चाहता हूँ तुम अभी वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका, उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ाती है। मल्लिका आर्य विलोम मैं इस प्रकार की अनर्गल क्षम्य नहीं समझती। विलोम अनर्गलता अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। आज एक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका आर्य विलोम उसकी दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उज्जैनी अकेले ही जाना जाना है या मल्लिका कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम मैं कब कहता हूं कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरे के घर में नहीं अपने जीवन में ही अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम अनाधिकार प्रवेश मैं क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरे के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है। अंबिका मैं कह चुकी हूँ इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। अंदर चली जाती है। विलोम बस चल ही दी। अच्छा कालिदास तुम ही बताओ तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्रामांतर में चलकर किसी से भी पूछ ले। विलोम कहता है चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ ले कि मैंने किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है। विदग्ध दृश्य उसे देखता है। फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे अग्निकाष्ठ पर जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरा प्रश्न उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है कालिदास। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने के लिए तनिक मोह नहीं। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा प्रश्न हो क्षण भर के लिए स्वीकार
कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो। तो उस स्थिति में तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है? मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा के आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम कह रहा है, यह अनुभव करने की यह अनुभव करने की मेरी आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुमसे घृणा नहीं करता। कह रहा है, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाश का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर पड़ता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता हूँ। अर्थपूर्ण दृश्य से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे बहुत अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। शुभ तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा शुभ चिंतक है। कालिदास यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ के तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता हुआ और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहता हूँ। व्यंग के साथ मुस्कुरा कर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। फिर उदास हो फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे के बाहर देखता रहता है। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं, उससे कहीं बड़ा प्रश्न एक मेरे सामने है मल्लिका। और वह प्रश्न मैं हूं ना? उसकी बाहों उसकी उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी इसमें कह रही है, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है और हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती कालिदास, चाहता हूं तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका कहती है, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर अपने घुटनों पर कुहनियां रख देती है। तुम यहां से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। कह रही है, तुम यहां से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सम्मान की कसौटी पर तुम्हारी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। कुहनियों पर ढोंढी भी रख देती है। विश्वास करते हो ना?
कि तुम, इसमें कह रही है, विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। मल्लिका, मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सज उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कोई सूत्र में इस भूमि से जुड़ा हूँ मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और मेघ है। यहाँ की हरियाली हेड़ों के बच्चे पशुपाल है। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि में उखड़ जाऊंगा। मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। देखते हैं मल्लिका मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसे टेक लगा देती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम्हें जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई नई भूमि सुखा भी सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतराल से कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श पालेगी कालिदास, और उस जीवन की अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठ कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह और अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण अपनी उसकी आंखों में देखता रहता है। इसमें कह रहे हैं अब भी उत्साह और अनुभव नहीं इसमें कह रहा है अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यही वायु, यही मेघ और यही हिर इन सबको साथ ले जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। आगे देखिए क्या कहते हैं। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी। उड़कर उड़कर आते मेघ में घिर जाया करूंगी। बिजली कौदती और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपकाकर अपने आंसू सुखाती हैं। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही इसमें कह रहे कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ हाँ देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमती और हर संध्या को जगदम्बा मंदिर के सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। मल्लिका कह रही, मैं विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदा रहता है, फिर झरोखे से चला जाता है। मल्लिका हाथ में हाथ मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसके मुंह उठाती है उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका मल्लिका अंबिका कह रही, मल्लिका मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ हो मल्लिका? चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई
उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पूना हाथ में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास आकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो ना मल्लिका। मल्लिका मल्लिका कह रही है, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है वह दुख नहीं, यह सुख है माँ। अंबिका के वक्ष अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। धन्यवाद। आज आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक अंक 1 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर